फ्रेंड्स, हम लोग आज पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन। इसके पहले हम लोग प्ले लिस्ट में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे मॉडर्न हिस्ट्री के 1 से लेकर 50 तक, तो उसका क्वेश्चन जाके देख लीजिएगा। और आगे देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन से कि निम्न कथन दिया है और कारण की इस पे विचार करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। कथन ये दिया है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण दिया है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। तो ऑप्शन ए कहा है कि बहुत से स्वतंत्रता संग्राम में जो 1857 का क्रांति हुआ था उसमें अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहे। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्रांति असफल हो गया कि अंग्रेजों ने इसको बहुत बर्बरतापूर्वक दमन कर दिया था। और इसका कारण है कि बहादुर शाह जफर का नेतृत्व में जन सहयोग मतलब पूरे लोगों का साथ नहीं मिला और अधिकांश जो राजा थे उनका साथ नहीं दिए, इसलिए ये क्रांति असफल हो गई 1857 की क्रांति। तो कथन और कारण दोनों सत्य है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि कथन और कारण दोनों सत्य है और इसका सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि 1857 की क्रांति इसका स्वरूप क्या था, तो सामंतवादी था 1857 की क्रांति का, और इसमें राष्ट्रवाद के तत्व विद्यमान थे। अवध और रुहेलखंड के और अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया। दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्व यथा पटियाला, जींद, ग्वालियर और हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह का दमन करने में सहायता की। संकट के समय कैनिंग ने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से अंग्रेजों को भागना पड़ेगा। जो वायसराय था 1800 क्रांति के समय, वायसराय का क्या नाम था, तो कैनिंग था, और इसी ने कहा था कि अगर सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो हम लोग को भारत छोड़कर आज ही जाना पड़ेगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी, तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। इसका आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि 1857 की क्रांति के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश कानून के अधीन कर दिया गया और एक भारत मंत्री या सचिव और 15 सदस्यों वाली इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। तो जो 1857 के विद्रोह हुए थे क्रांति के पश्चात, तो इसलिए विक्टोरिया महारानी ने अपनी भारतीय प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया, यानी कि अब सीधे ब्रिटिश से जो रानी या राजा होंगे वही शासन करेंगे भारत पर, और उन्होंने अपना सचिव एक बनाकर भारत में रख दिया। और जो कैनिंग था उसको पहले गवर्नर जनरल था, तो उसका बदल के नाम इसको वायसराय कर दिया गया कि यह भारत का वायसराय है। तो भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को किन प्रांतों से चयन किया था, तो अंग्रेजों ने किस प्रांतों से सिपाहियों का चयन किया था, गोरखा, सिंह और पंजाबी उत्तर प्रांत से। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजी सरकार ने विद्रोहियों का चयन गोरखा, सिख और पंजाब के उत्तर प्रांतों से किया। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश और बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार इन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। विद्रोह के समय बंगाल के सेना का 60% सैनिक कहाँ से थे, तो अवध और उत्तरी पश्चिम यूपी प्रांत से थे। विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी, यानी कि सबसे ज़्यादा विद्रोह उत्तर प्रदेश और बिहार से हुआ था। और देखिएगा कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया और विभाजन के और प्रतिलोमन की नीति पर आधारित था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी, तो 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा जेम्स आउटर और डब्ल्यू टेलर ने दिया था। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जेम्स आउटर और टेलर ने। अगला इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जेम्स आउटर और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को क्या कहा था, तो हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र कहा था। आउटर का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों को लाभ उठाया जाए।
जॉन लॉरेंस और सिले के अनुसार वह केवल सैनिक विद्रोह था। 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह किसने कहा था? तो जॉन लॉरेंस और सिले ने। इन्होंने 1857 की क्रांति को एक पूर्णतः देशभक्ति रहित और सैनिक स्वार्थी विद्रोह कहा था। इसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व था और न ही कोई इसमें सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। उनके अनुसार एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में किसने वर्णन किया था? तो बी.डी. सावरकर ने कहा था कि 1857 का विद्रोह प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है। इसका एक्सप्लेनेशन है कि बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में कहा था कि 1857 का विद्रोह सुनियोजित स्वतंत्रता या प्रथम भारतीय स्वतंत्रता की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह को दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव गठन के लिए पील आयोग का गठन किया था, जिसने सेना के रेजिमेंटों की जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या 1857 से पूर्व 45,000 थी, जो अब बढ़ाकर 65,000 कर दी गई और भारतीय सैनिकों की संख्या को घटा दी गई। 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई और बंगाल में यूरोपीय सैनिकों को भारतीय सैनिकों से 1:2 का अनुपात रखा गया, जबकि मद्रास मुंबई में 1:3 का रखा गया। अगला क्वेश्चन है कि नील विद्रोह किसके बारे में था? तो नील विद्रोह किसके बारे में था? ऑप्शन दिया है, देखिएगा कि रैयत नील की खेती करना नहीं चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। ऑप्शन बी है कि रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था। सी दिया है कि नील रैयत की मतलब जो रैयत मतलब किसान होता है, तो किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि उनसे जबरदस्ती कम पैसे में करवाया जा रहा था। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि 1859 से 60 में बंगाल के नदिया जिले में गोविंदपुर में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में नील बागान मालिकों के विरुद्ध हुआ था। तो नील विद्रोह कब हुआ था? तो 1859 से 60 ईस्वी के बीच में हुआ था बंगाल के नदिया जिले में। और किसने इसका नेतृत्व किया था? तो विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास ने किया था। यह नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह का मूल कारण क्या था? तो दंडनीय प्रथा थी, जिसमें बागान मालिकों को नील की खेती के लिए कुछ पैसा पहले ही दे दिया जाता था और उस भुगतान के बदले किसान को नील उगाने के लिए मजबूर किया जाता था और उपज को उसी बागान मालिक को जो पहले निर्धारित दर था उसी पर देना पड़ता था, जो बहुत ही कम था, और किसान को इसके लिए बाध्य कर देते थे कि इसी पैसे पे आपको बेचना है। इस प्रकार की बेगार कृषि के विरुद्ध किसानों का विद्रोह ही नील विद्रोह था। इस प्रकार दीनबंधु ने नील दर्पण नामक नाटक लिखा था नील विद्रोह को लेकर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र थे। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दीनबंधु मित्र। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो रैयतवाड़ी प्रथा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो पागल पंथ की स्थापना करम शाह ने की थी। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पागल पंथ एक अर्ध संप्रदाय था, अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, जिसमें उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। तो पागल पंथ को किसने चलाया था? तो करम शाह ने चलाया था। इसका पुत्र का और उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदारों के लिए मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया और राजा बन बैठा। इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्रता सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश और एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर का नियुक्ति किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि फराजी कौन था?
तो फराजी एक हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी कौन था? तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि फराजी लोग बंगाल के फरीदापुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई और यह विद्रोह कब हुआ था? तो 1818 से लेकर 1862 ईस्वी के दौरान चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी को बहावी दल में सम्मिलित हो गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि फैरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो फैरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो हाजी शरीयतुल्लाह ने। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हाजी शरीयतुल्लाह। अगला क्वेश्चन है कि कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने किया था। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुरु राम सिंह। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि कूका आंदोलन बहावी आंदोलन से कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप आरंभ हुए, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिम पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में, यानी कि दशक मतलब 10 साल बाद, तो 1840 है, तो 1850 में भगत जवाहर मल के द्वारा की गई थी कूका आंदोलन की शुरुआत, जिसे मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित करके चलाया था और इनको प्रचार किया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर धर्म को शुद्ध करना था। 1872 ईस्वी में राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, यानी कि वहाँ पे भेज दिया गया इनको ज़बरदस्ती। इनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में हो गई। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? तो महाजन के द्वारा ऊंची ब्याज दर। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि 1875 के दक्कन विद्रोह के अनेक कारण थे, जैसे महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर और कृषकों का अस्थायी रूप से कर्जदान होना, भू राजस्व की ऊंची ब्याज दर, कृषकों की अशिक्षा और गरीबी के कारण उनके खेत और घर को गिरवी रखकर ऋण पत्र पर हस्ताक्षर उनसे करवाना और न्याय व्यवस्था की जटिल और खर्चीली प्रणालियों के कारण किसानों को अपने हितों की रक्षा करने में विफलता। इस परिस्थिति में 1875 से 76 में अकाल ने कृषकों को ऋण शोधन क्षमता को पूरी तरह खत्म कर दिया। दूसरी तरफ भूमि के मूल्यों में गिरावट के कारण साहूकार ऋणों की वसूली में शीघ्रता करने लगे। इस तरह महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर वसूली दक्कन विद्रोह का तत्कालीन कारण बना। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वासुदेव बलवंत फड़के। इसका एक्सप्लेनेशन है कि प्रारंभिक क्रांतिकारियों में अग्रणी वासुदेव बलवंत फड़के थे, जो 1845 से लेकर 83 तक बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित किया और उन्हें प्रशिक्षित करके लड़ाकू बल में परिवर्तित कर दिया। इन्हें काला पानी की सज़ा दी गई। वासुदेव बलवंत फड़के को काला पानी की सज़ा अंग्रेजों ने दी और उन्होंने 1883 ईस्वी में आमरण अनशन किए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रामोसी विद्रोह सही रूप में भौगोलिक इलाके में हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था? पश्चिमी घाट पे। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिमी घाट। एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तूर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया था। रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को खूब लूटा और किलों पर भी आक्रमण किया। 1825-26 में भयंकर अकाल और अनाभाव के कारण इन्होंने उमा जी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बघेरा विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बड़ौदा में हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बड़ौदा में। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि यह विद्रोह 1818 से 1820 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने ये अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरा से अधिक कर एकत्रित करने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदार ने विद्रोह कर दिया और 1818 से लेकर 19 के मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया। यह विद्रोह 1820 के आसपास समाप्त हो गए। तो हम लोग आगे क्वेश्चन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे।